Assalamualaikum, welcome back to ThinkPink and I'm also back guys। कैसे हैं आप लोग? मैंने बहुत मिस किया YouTube पे वीडियोस बनाने को and I'm so sorry। I know मेरी वीडियो बहुत लेट है, लेकिन मेरी वीडियो लेट है क्योंकि I was not feeling very good। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इवन अभी भी इतनी कोई बात अच्छी नहीं है। मुझे यहाँ तक भी लग रहा था कि मेरी कोरोना हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था and I'm so sorry। आज की वीडियो मेरी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें मिस्ट्री थ्रिलर और सस्पेंस मूवी के फैंस होते हैं, मुझे मूवी बहुत पसंद आएगी। अगर उन्होंने पसंद देखी भी होगी तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी हुई है उनको एक्सप्लेनेशन आई वेरी होपफुल उनको बहुत पसंद आएगी। तो ये इंट्रो सिर्फ इसके लिए है, इसके बाद शायद मेरे इंट्रो की बात जो है वो जरूरत नहीं है तो मेरे पेज की आएगी। उसके बाद जो है बस जब तक जब मैं अपनी मूवी को नरेट करती हूँ, आपको मूवी एक्सप्लेन करती हूँ एंड स्टे ट्यून्ड। मूवी को लास्ट तक जरूर देखिएगा उसके लिए लास्ट से क्या सीरीज है। ओके लेट्स स्टार्ट। जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है शटर आइलैंड, जो कि सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटो पे इट्स वोपिंग 68% फ्रेश एंड इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 63%। इस मूवी की मेन कास्ट है लियोनार्डो डिकैप्रियो, मार्क रुफेलो, बेन किंग्सले एंड मिशेल विलियम्स। इस मूवी की एडॉप्टेशन एक नॉवेल से है जिसका नाम भी शटर आइलैंड ही है। इस मूवी में जो एरा दिखाया गया है वो 1954 का एरा है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद का एरा। मूवी स्टार्ट होती है, फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फेरी के थ्रू 2 US मार्शल्स यानी कि एडवर्ड टेरी डैनियल्स और चक इनका नाम होता है, वो दोनों जा रहे होते हैं एक आइलैंड की तरफ जहाँ पे होता है एक एशक्लिफ नाम का हॉस्पिटल। बट हम नोटिस करते हैं कि टेडी को बार बार सी सिकनेस हो रही होती है। टेडी और चक को आपस में बात करते हुए देखते हैं। इसमें टेडी चक को अपनी फैमिली के बारे में बताता है, अपने पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताता है। टेडी चक को ये बताता है कि उसकी वाइफ एक फायर सेटअप में मर चुकी है और उसका कत्ल किया था एक लैरिस नाम के बंदे ने, जिसके खिलाफ किसी ने भी कोर्ट में गवाही नहीं दी, जिसकी वजह से उसको इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चक होता है वो टेडी को बॉस कह के मुखातिब करता है और वो उसके अंडर काम करता है। ऑल्सो दैट चक जो होता है वो टेडी का न्यू पार्टनर होता है। इसके बाद हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं एशक्लिफ हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ पे ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे होते हैं। एक्चुअली ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे होते हैं एक पेशेंट के बारे में जो वहाँ से अचानक वैनिश हो चुकी होती है। चक और टेडी की बातों से पता चलता है कि एशक्लिफ हॉस्पिटल में उन लोगों को रखा जाता है जो कि सीवियर मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं और उन लोगों ने अपनी लाइफ में या तो किसी को इंजर्ड किया होता है या तो किसी का मर्डर कर दिया होता है अपनी मेंटल इलनेस की वजह से। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टेडी और चक पहुंच जाते हैं शटर आइलैंड, जहाँ पे इनका वेलकम करता है एशक्लिफ हॉस्पिटल का वार्डन और उनको लेके जाता है हॉस्पिटल की तरफ। फिर जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वार्डन इनसे बोलता है कि इनके पास जो भी वेपन्स हैं वो इन लोग को यहाँ पे सबमिट करवाने होंगे, क्योंकि ये वेपन्स वहाँ पे अलाउ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। जिसपे थोड़ी सी इन लोगों की बहस होती है, लेकिन एट द एंड ये लोग अपने वेपन्स दे देते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल के गार्डन से होते हुए जाते हैं। वार्डन इनको लेके जा रहा होता है डॉक्टर कावली से मिलवाने। डॉक्टर कावली यहाँ के लीडिंग साइकियाट्रिस्ट होते हैं। जब ये लोग हॉस्पिटल के गार्डन से गुजर रहे होते हैं तो चक और टेडी एक बात को नोटिस करते हैं कि वहाँ के पेशेंट्स और स्टाफ इन लोग को देख के अजीब तरीके से क्रीपी सी स्माइल कर रहे होते हैं, उन लोग को वेव कर रहे होते हैं। चक और टेडी डॉक्टर कावली से मिलते हैं और डॉक्टर कावली इनको बताते हैं उस मिसिंग पेशेंट के बारे में। इनकी ये इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं कि जो पेशेंट मिसिंग होती है उसका नाम होता है रोशेल सोलांडो और वो पेशेंट अपने रूम से बिल्कुल वैनिश हो चुकी होती है। कोई एविडेंस नहीं होता कि वो किस तरह से अपने रूम से गई है। अब रोशेल सोलांडो की हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर कावली इन दोनों को बताते हैं कि रोशेल सोलांडो ने
अपने 3 बच्चों को, जिनमें से उसके 2 बेटे और 1 बेटी को पानी में डुबो के मार दिया था, जिसके ग्रीफ से, जिसके सदमे से वो बाहर नहीं आ रही थी। ऑल्सो रेचल सलैंडर को इस बात पे यकीन होता ही नहीं है कि उसने अपने बच्चों को मार दिया है। अब डॉक्टर काउली इनको लेके जाते हैं रेचल सलैंडर के रूम में फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे टेडी एक बात भी नोट करता है कि वहाँ पे रेचल सलैंडर के शूज होते हैं, जिसपे टेडी डॉक्टर काउली से पूछता है कि हर पेशेंट को कितने पेयर ऑफ शूज दिए जाते हैं, और डॉक्टर काउली का जवाब होता है कि हर पेशेंट को 2 पेयर ऑफ शूज दिए जाते हैं, जिसपे टेडी, चक और ऑडियंस बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा चट्टानी इलाका होता है, यानी वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स होते हैं और बहुत ही नुकीले पत्थर होते हैं, जहाँ पे पैदल चलना बहुत ही मुश्किल होता है। और रेचल सलैंडर के दोनों पेयर ऑफ शूज वहीं पे होते हैं, यानी कि रेचल सलैंडर वहाँ पे नंगे पाँव भागी थी। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने पे टेडी को उसके रूम में एक टाइल नजर आता है जो थोड़ा सा निकला हुआ होता है। जब उस टाइल को वो पूरा निकालता है तो वो देखता है उस टाइल के नीचे एक इनक्रिप्टेड नोट होता है, इस पे लिखा होता है लॉ ऑफ 4 हु इज 67। अब इस पे जो लिखा हुआ होता है इसका मतलब इन लोग को पता करना होता है, डिकोड करना होता है चक और टेडी को। यहाँ पे एक और शॉकिंग बात ये रिवील होती है कि जिस दिन ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, इसी दिन डॉक्टर शिहान, जो कि रेचल सलैंडर का इलाज कर रहे थे, वो गायब होते हैं, यानी कि वो एक प्लान वेकेशन पे जा चुके होते हैं उसी दिन जिस दिन ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। तो इन लोग का सीधा सीधा शक जाता है डॉक्टर शिहान पे। टेडी और चक बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर शिहान से कांटेक्ट करने की, लेकिन तूफान की वजह से वो लोग वहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ डॉक्टर काउली से बहस हो जाती है टेडी की, क्योंकि डॉक्टर काउली सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड देने से मना कर देते हैं। इसके बाद डॉक्टर काउली इन दोनों को इनवाइट करते हैं। जब ये लोग जाते हैं डॉक्टर काउली के बाद, वहाँ पे एक जर्मन आदमी होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूएस मार्शल एडवर्ड टेडी डैनियल्स होता है, जिसका रोल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने किया है। उसने वर्ल्ड वॉर 2 एंड वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी नेशन को सर्व किया होता है, यानी यूएस नेशन को सर्व किया होता है, यानी जर्मन से उसने लड़ाई की होती है। और वहाँ पे एक जर्मन आदमी से उसकी बहस हो जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वापस हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद टेडी को थोड़ा सा माइग्रेन फील होता है। चक टेडी को कुछ दवाई देता है, जिसको खाने के बाद टेडी सो जाता है। उसकी ड्रीम में हम देखते हैं उसकी वाइफ को, जिसका नाम होता है डोलोरेस। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से टेडी की वाइफ जो है, ये दोनों बातें करते करते टेडी की वाइफ एक एशेस में बदल जाती है। ये सब कुछ टेडी के ड्रीम में हो रहा होता है। इस ड्रीम से डर के टेडी उठ जाता है। यहाँ पे ऑडियंस को अंदाजा हो जाता है कि टेडी के पास में जो उसकी वाइफ के साथ हुआ है, उससे टेडी बहुत ज्यादा अपसेट है, या अभी तक उस सदमे से वो बाहर आ नहीं सका है, जब भी उसको इस तरह के नाइटमेयर आ रहे होते हैं। जब टेडी और चक सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ सर्च कर रहे होते हैं रेचल सलैंडर को, तो सिक्योरिटी गार्ड्स का एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होती है ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, यानी कि वो बहुत ज्यादा केयरलेसली बिहेव कर रहे होते हैं। ये बात है कि टेडी और चक को थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि ये लोग इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, यानी ये कुछ हो ना हो इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं टेडी एंड चक को हॉस्पिटल स्टाफ का इंटरव्यू लेते हुए। फर्दर इन लोगों को ये पता चलता है कि रेचल सलैंडर इन लोगों को हॉस्पिटल स्टाफ मानती ही नहीं थी। दूसरी बात ये कि रेचल सलैंडर इन सब लोगों को, किसी को अपना डिलीवरी बॉय, किसी को न्यूज़पेपर वाला, तो किसी को अपना नेबर मान रही होती है, यानी कि वो इन लोगों को हॉस्पिटल स्टाफ तो समझ नहीं रही होती है, वो समझती ही नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर काउली चक और टेडी को इस बात की भी वार्निंग दे देते हैं कि वो लोग वार्ड सी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि वार्ड सी रिजर्व है सिवियरली डिस्टर्ब पेशेंट्स के लिए, जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ गलत किया होता है। और वहाँ पे दोबारा जिक्र होता है किसी बहुत ही ज्यादा डेंजरस पेशेंट का। हॉस्पिटल स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट्स की। इनमें से एक पेशेंट चक को बहाने से पानी देने के लिए भेजती है, और वो जल्दी से टेडी की नोटबुक पे रन लिख देती है, और टेडी उस नोटबुक को छुपा देता है। लेकिन बाद में ये बात टेडी नहीं छुपाता है चक से, और उसको बता देता है
कि उसने क्या लिख के दिया था, यानी कि उस पेशेंट ने जो रन लिख के दिया था उसकी नोटबुक पे, ये बात वो चक को बता देता है। और चक और टेडी ये दोनों हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा शक करने लगते हैं। टेडी चक को अपना यहाँ पे आने का मेन मोटिव बताता है कि टेडी यहाँ पे आया है लैरिस को लोकेट करने। लैरिस वो बंदा था जिसको क्लेम करता है टेडी कि इसने उसकी वाइफ को एक फायर सेटअप में मारा होता है। हम लोग देखते हैं इन लोग को एक सेमेंट्री की तरफ जाते हुए, जहाँ पे टेडी चक को बोलता है कि ये लोग सेमेंट्री की तरफ इसलिए आए हैं क्योंकि अगर किसी ने रिशा सिलेंडर को मार दिया होगा तो हर जगह कोई ढूंढेगा, लेकिन सेमेंट्री की तरफ यानी कि कब्रिस्तान की तरफ कोई सोचेगा भी नहीं कि यहाँ पे रिशा सिलेंडर को या तो मार दिया हो, यहाँ पे रिशा सिलेंडर को यहाँ पे छुपा दिया हो। अभी तूफान काफी बढ़ जाता है और हम इन दोनों को देखते हैं किसी भी तरह से मैनेज करके किसी एक सेफ जगह पे छुपते हुए। यहाँ पे टेडी और खुल के अपना मोटिव बताता है कि टेडी ने ये केस सिफारिश करके अपनी लिया था ताकि वो लैरिस को लोकेट कर सके इस आयरन में। तो चक उससे सवाल करता है कि जब लैरिस उसको मिल जाएगा तो क्या वो उसको मार देगा। इस पे टेडी उससे साफ साफ कह देता है कि नहीं, वो किसी को भी नहीं मारेगा क्योंकि टेडी ने पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा खून खराबा देखा होता है और दोबारा ये सब कुछ नहीं करना चाहता है। एक्चुअली में टेडी को इस आयरन पे आने से पहले ही शक था कि इस आयरन पे कुछ तो गलत एक्टिविटी चल रही है। वो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करने आया था और उसने जानबूझ के ये केस अपने आप को सौंपा था। यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि रिशा सिलेंडर के मिलते ही ये लोग जल्द ही इस जगह को लीव कर देंगे, यानी इस आइलैंड पे चले जाएंगे और रिपोर्ट कर देंगे यूएस गवर्नमेंट को इस हॉस्पिटल के बारे में कि इस हॉस्पिटल में क्या गलत एक्टिविटीज चल रही हैं। ये लोग यही सब बात कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ का वार्डन एक कार लेके आ जाता है इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उस जगह से। फिर टेडी ने उस इनक्रिप्टेड नोट में से एक चीज रिकॉर्ड कर ली होती है, हु इज 67 का मतलब है हु इज पेशेंट नंबर 67। यही बात बताने के लिए जब टेडी जाता है मीटिंग रूम में, ब्रेक इन करता है डॉक्टर काउली के पास, तो डॉक्टर काउली उसको लेके जाते हैं रिशा सिलेंडर के रूम में और उसको बताते हैं कि रिशा सिलेंडर खुद ही वापस आ गई है और अब इन दोनों का काम खत्म हो गया है, ये दोनों इस आइलैंड से वापस जा सकते हैं। एक थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन टेडी और चक करते हैं रिशा सिलेंडर से। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी बात होती है कि रिशा सिलेंडर भागी तो नंगे पाँव होती है लेकिन उसके पैरों पे एक भी खराश नहीं होती। ओह, दैट वाज वियर्ड। रिशा टेडी को अपना हस्बैंड समझ के उससे बातें करने लगती है, इवन उसको हक करती है और उसके बाद अचानक से वो इमोशनल मोमेंट खत्म हो जाता है और वो टेडी को पुश करती है और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। इस पे टेडी बहुत ज्यादा अजीब सा फील करने लगता है और दोबारा उसको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर काउली और चक टेडी को मेडिसिन देते हैं ताकि वो आराम से सो सके और टेडी वो मेडिसिन लेके सो जाता है। अब टेडी के सोते ही हम दोबारा उसकी ड्रीम्स में जाते हैं और हम देखते हैं टेडी को विजन आ रहे होते हैं अपने वर्ल्ड वॉर 2 के, जहाँ पे उसने एक जनरल को मारा होता है। वो उस जनरल को बहुत आसान मौत भी दे सकता था लेकिन वो उसको तड़पने के लिए छोड़ देता है वहीं पे। इसके बाद टेडी को एक और अपने ड्रीम में विजन दिखता है कि एक बच्ची होती है जो उससे बार बार बोल रही होती है कि यू कुड हैव सेव्ड अस, यानी कि तुम हमें बचा सकते थे। ये ड्रीम खत्म होता है और हम देखते हैं कि जिस रूम में टेडी सो रहा होता है उसी रूम में उसकी वाइफ यानी कि डोलोरेस आ जाती है और टेडी की वाइफ उसे बार बार बोल रही होती है कि लैरिस से बदला जरूर लेना और टेडी बहुत ज्यादा घबरा के उठता है। तो हम देखते हैं कि टेडी ड्रीम के अंदर ड्रीम देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेडी और चक उठते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है तूफान की वजह से। हॉस्पिटल के पेशेंट्स अपने सेल से भाग रहे होते हैं और सारे के सारे वार्डन्स एंड स्टाफ उन्हीं को संभालने में लगे होते हैं और ये मौका देख के ये लोग पहुंच जाते हैं वार्ड सी की तरफ। वार्ड सी में जाने के बाद टेडी और चक किसी वजह से अलग अलग हो जाते हैं। अब टेडी पहुंच जाता है एक पेशेंट के पास जिसका नाम होता है जॉर्ज नॉइस। जॉर्ज नॉइस टेडी को वार्न करता है कि एशक्लिफ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको लोबोटोमाइज किया जा रहा है। अब जिन जिन लोगों को लोबोटोमाइज का मतलब नहीं पता, तो लोबोटोमाइज का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के ब्रेन से उसकी मेमोरी को हटा देना। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी यानी कि 1940s से 50s और 70s में ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी
कि लोबोटोमाइज करना यानी कि मेमोरी को बिल्कुल इरेज कर देना, लेकिन अब ये चीज़ें इलीगल हैं। एनीवे एक तरह से इंसान को लोबोटोमाइज करके उसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाता है और डॉक्टर्स या कोई भी उसको बिल्कुल एक रोबोट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी पता चलता है टेडी को कि उन सारे पेशेंट्स को लाइट हाउस की तरफ लेके जाया जाता है। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात जो जॉर्ज नॉइस बोलता है टेडी को वो ये कि यहाँ पे ये लोग इसको पागल डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि पागल साबित कर देंगे, इसलिए टेडी किसी का भी यकीन ना करे, यहाँ तक कि वो चक तक का यकीन नहीं करे। यहाँ पे तो टेडी 100% श्योर हो जाता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेडी और चक को रीग्रुप होते हुए, और टेडी चक को सारी बातें बताता है जो जॉर्ज नॉइस ने उससे बोली होती हैं, और टेडी उससे बोलता है कि हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे टेडी और चक खड़े होते हैं एक क्लिफ पे, जहाँ पे टेडी बोलता है कि हम लोग यहाँ से लाइट हाउस जाएंगे, हम लाइट हाउस में ब्रेक इन करेंगे और उसके बाद हम किसी भी तरह से इस आइलैंड पे जो भी पहली फेरी आती है या फिर किसी भी शिप से चले जाएंगे। लेकिन चक कहता है कि अभी हमारे पास एविडेंस पूरा नहीं है। लेकिन टेडी और चक की यहाँ पे थोड़ी सी बहस हो जाती है। चक अपने रास्ते निकल जाता है और टेडी क्लिफ से उतर के जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद टेडी को ख्याल आता है और वो वापस आता है चक को देखने के लिए। ये तो टेडी ये देख के परेशान हो जाता है कि चक वहाँ पे होता ही नहीं है, यानी कि चक उस क्लिफ से गिर चुका होता है और उसकी बॉडी रॉक से पड़ी हुई होती है। अब किसी भी तरह से जल्दी से टेडी उस क्लिफ को क्लाइंब करके नीचे उतरता है और देखता है कि नीचे रॉक्स पे से चक की बॉडी गायब होती है, जिस पे टेडी बहुत बुरी तरह से शॉक भी हो जाता है और परेशान हो जाता है। वहीं पे टेडी को दिखता है एक केव जिसमें से कुछ लाइट आ रही होती है। टेडी उस केव की तरफ बढ़ता है। उस केव के अंदर जाने पे टेडी को एक लेडी मिलती है जो कि क्लेम कर रही है कि असल में वो रेशिया सिलेंडर है। अब यहाँ पे मूवी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि रेशिया सिलेंडर से तो टेडी मिल के आ रहा होता है जो कि एक पेशेंट होती है। बट एनीवे ये लेडी क्लेम करती है कि ये लेडी रेशिया सिलेंडर है और ये लेडी एशक्लिफ हॉस्पिटल में कभी एक साइकियाट्रिस्ट हुआ करती थी। जब इस लेडी को पता चला कि यहाँ के डॉक्टर्स पेशेंट्स को लोबोटोमाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लाइट हाउस में, तो वो किसी तरह से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसको बंदी बना के या फिर उसको पेशेंट बना के उन लोगों ने वहीं पे रख लिया। लेकिन किसी भी तरह से वो भाग के यहाँ पे छुपी हुई है और वो टेडी से ये भी कहती है कि ये सब कुछ लाइट हाउस में होता है, यानी कि ये बात डबल कंफर्म हो जाती है पहले जॉर्ज नॉइस के थ्रू और अब इस लेडी के थ्रू। और वो लेडी टेडी से ये भी बोलती है कि जितना जल्दी हो सके वो इस केव से भी चला जाए और इस आयरन से भी, वरना वो लोग उसकी वजह से उस लेडी को कहीं पकड़ ना लें। लोबोटोमी इज अ साइकोट्रोपिक मेडिकेशन एंड अटेम्प्ट टू डेवलप माइंड कंट्रोल टेक्निक, यानी कि लोबोटोमी एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी मेडिकेशन है जिससे लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जाता है। हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट पेशेंट्स के ऊपर चल रहा होता है। यहाँ पे टेडी रिटर्न होता है हॉस्पिटल की तरफ और वो डॉक्टर काउली से बात करता है चक के बारे में, जिस पे डॉक्टर काउली उसको जवाब देते हैं कि कौन चक नाम का तो कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे जो जर्मन आदमी होता है वो टेडी को ट्रिक करके उसको बेहोश करने की कोशिश करता है, बट टू आवर सरप्राइज टेडी उसी को ट्रिक करके उसको बेहोश कर देता है। वेरी वेल डन। यहाँ गुस्से में टेडी डॉक्टर काउली के सामने ही अपनी वाइफ की दी हुई टाई से डॉक्टर काउली की कार में आग लगा देता है। अब टेडी निकलता है लाइट हाउस की तरफ। टेडी 2 गार्ड्स को बेहोश करके लाइट हाउस के अंदर ब्रेक इन करता है और जब वो लाइट हाउस के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे डॉक्टर काउली उसका पहले से ही वेट कर रहे होते हैं एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग। और यहाँ पे हमें पता चलता है मूवी का प्लॉट ट्विस्ट। होता कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर काउली वहाँ पे वेलकम करते हैं टेडी को और यहाँ पे टेडी को बोलते हैं कि टेडी एक्चुअली में टेडी होता ही नहीं है। इन शॉर्ट टेडी अभी तक जिस पेशेंट को ढूंढ रहा होता है वो खुद टेडी ही होता है। रेशिया सिलेंडर नाम की कोई पेशेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। और जो तस्वीरें डॉक्टर काउली उसको दिखाते हैं उसके थ्रू एक बहुत ही सैड बट शॉकिंग
ट्रुथ रिवील होता है कि एक्चुअली में रिशेल सोरेंडो ने नहीं, टेडी की वाइफ ने यानी कि डोलोरेस ने अपने बच्चों को यानी कि उसके 2 बेटे और 1 बेटी को एक लेक में डुबो के मार दिया होता है। जाहिर है कि टेडी अपनी बातों पे यकीन नहीं करता। टेडी का असली नाम होता है एंड्रयू। अब यहाँ से मैं टेडी को एंड्रयू बोलना है। होता कुछ इस तरह से है कि एंड्रयू ने वर्ल्ड वॉर 2 में जो कुछ भी देखा होता है, जितने लोगों को भी मारा होता है, उस सब का ग्रीफ उसे बहुत ज्यादा होता है और उसे कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट होता है, जिसकी वजह से एंड्रयू करता कुछ इस तरह से है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है और एक तरह से अल्कोहल में बिल्कुल डूब जाता है और वो अपनी वाइफ और बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा होता है। इसी वजह से एंड्रयू की जो वाइफ होती है वो एक सिवियर मेंटल डिप्रेशन की पेशेंट बन गई होती है। उसने अपने तीनों बच्चों को लेक में डुबा के मार दिया होता है और जिस दिन एंड्रयू घर पहुंचता है वो देखता है कि लेक में उसकी बीवी ने अपने बच्चों को मार दिया होता है। एंड्रयू अपनी गन से अपनी वाइफ को शूट कर देता है और उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया होता है और ये ग्रीफ एंड्रयू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। इतने में एंट्री होती है उसी लाइट हाउस में डॉक्टर शिहान की। एंड टू आवर सरप्राइज डॉक्टर शिहान कोई और नहीं होते हैं, डॉक्टर शिहान होता है शक। अभी तक जितने भी स्टाफ और मेंटल पेशेंट्स टेडी को देख के वियर्ड स्माइल कर रहे होते हैं या हंस रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं अजीब सा बिहेवियर एंड्रयू को देख के, इसलिए कर रहे होते हैं वो इस तरह का बिहेवियर क्योंकि एंड्रयू एक्चुअली अपने ही बारे में पूछ रहा होता है सबसे। क्योंकि जाहिर है जब आप अपने ही बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे तो लोग तो हंसेंगे ही। मूवी को जब आप देखोगे आपको शुरू में शायद थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन आप इस मूवी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे देखते वक्त कि एंड में जब ये ट्विस्ट रिवील होता है आपको भी यकीन नहीं आएगा कि एंड्रयू जो है वो टेडी नहीं था। एंड्रयू यूएस मार्शल जरूर होता है लेकिन सारी की सारी कहानियां यानी कि रिशेल सोरेंडो की कहानी, इस हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रयू के दिमाग में नहीं बातें होती हैं। यानी कि जो नाम लेडिस और रेशल का नाम जो एंड्रयू ने बनाया होता है वो खुद उसने अपने दिमाग से बनाया होता है और उनके लेटर्स भी सेम होते हैं। डॉक्टर क्रॉली के ऊपर एंड्रयू पॉइंट करता है गन जो कि उसके सामने रखी हुई होती है, लेकिन वो गन भी एशेस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो गन भी नकली होती है। यहाँ पे एंड्रयू को डॉक्टर कॉली और डॉक्टर शिहान पूरी तरह कन्विंस कर लेते हैं जो भी उसने पास में किया हुआ होता है और उसके पास उसके सामने जाके रख देते हैं, जो वो बर्दाश्त नहीं करता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है अपने आप को कि वो उस हॉस्पिटल में ही होता है। उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं डॉक्टर कॉली, डॉक्टर शिहान और रिशेल सोरेंडो। रिशेल सोरेंडो यानी कि वो नर्स जिसने रिशेल सोरेंडो की एक्टिंग की होती है। रिशेल सोरेंडो जो बनी थी एक्चुअली में वो वहाँ की एक नर्स होती है। जिस औरत को उसने केव में देखा होता है, जिस बॉडी को एंड्रयू ने रॉक्स पे गिरे हुए शक की, वो सब कुछ एंड्रयू का डिल्यूजन होता है, यानी कि ऐसा कुछ भी रियल में होता है ही नहीं, एग्जिस्ट करता है ही नहीं। और चक ने इसीलिए एंड्रयू के साथ लाइट हाउस में जाने से मना कर दिया होता है कि वो सही टाइम नहीं होता है और इस सारे के सारे गेम में पूरा का पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व होता है। डॉक्टर क्रॉली यहाँ पे एंड्रयू को बताते हैं कि ये उसका लास्ट चांस था। पिछले 2 साल से वो यही सब कुछ रिपीट कर रहा है, यानी कि फेरी में आना और फिर सारी इन्वेस्टिगेशंस करना। लॉ नंबर 4 का मतलब होता है कि 4 नेम्स, यानी कि 2 नामों से उसने एंड्रयू ने जो 2 नाम बनाए होते हैं वो होता है लॉ नंबर 4। और हु इज 67 का मतलब होता है कि हु इज पेशेंट नंबर 67, क्योंकि सारे पेशेंट्स को मिला के बनते हैं 66 पेशेंट्स और हु इज 67 का मतलब हु इज पेशेंट नंबर 67, जो कि कोई और नहीं एंड्रयू खुद होता है। और जिस डेंजरस पेशेंट की बात चल रही होती है थ्रू आउट द मूवी वो कोई और नहीं, वो भी एंड्रयू ही होता है, क्योंकि वो एक यूएस मार्शल होता है। तो जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिली हुई होती है। डॉक्टर कॉली एंड्रयू से उसके पास के बारे में दोबारा सारे सवाल करते हैं और एंड्रयू सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि एंड्रयू अब बिल्कुल सही हो चुका होता है। यहाँ पे डॉक्टर कॉली उसको एक बात और बताते हैं कि 9 मंथ्स पहले उसकी मेमोरी दोबारा वापस आई थी।
वो 1-2 दिन तक सही रहा, उसके बाद दोबारा उसने यही सारा ड्रामा शुरू कर दिया। ये उसका लास्ट चांस होता है। अगर इस दफा उसकी मेमोरी दोबारा चली जाएगी तो उसको लोबोटोमाइज कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी सारी की सारी मेमोरी को इरेज कर दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के गार्डन में डॉक्टर शिहान और एंड्रयू बैठे हुए होते हैं, यानी कि टेडी और चक। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में एंड्रयू अचानक सोचता है कि चक, वी हैव टू लीव दिस आयरन, यानी कि चक, हमें इस आयरन को छोड़ना होगा। जिसपे डॉक्टर शिहान डॉक्टर काउली को देख के हेड शेक करके सैडली नो में इशारा करता है और डॉक्टर काउली कोई इनऑडिबल आवाज में अपने वार्डन्स को कुछ ऑर्डर देते हैं। यहाँ पे दोबारा एक ट्विस्ट आता है। एंड्रयू डॉक्टर शिहान से एक सवाल करता है, टू लिव एज अ मॉन्स्टर और टू डाई एज अ गुड मैन। जिसपे डॉक्टर शिहान उसको मुखातिब करते हैं टेडी कह के, लेकिन एंड्रयू कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि एंड्रयू ऐसी जिंदगी जीना चाहता ही नहीं है। एंड्रयू इस गम के साथ नहीं जी सकता था कि उसकी बीवी ने उसके बच्चों को मार दिया था और खुद उसने अपनी वाइफ को मार दिया था, और एंड्रयू खुद ही लोबोटोमाइज बनना चाहता है ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरीज इरेज हो जाए। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्ट्रेचर पे एंड्रयू को कहीं पे लेके जाया जा रहा होता है और फिर दिखाते हैं लाइट हाउस को, यानी कि एंड्रयू को ऑब्वियसली लोबोटोमाइज करने के लिए लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये मूवी हो जाती है खत्म। अब मैं यहाँ इस मूवी से जुड़ी हुई 2 थ्योरीज आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक फॉल्स थ्योरी ये है कि लोग समझते हैं कि एंड्रयू क्योंकि एक यूएस मार्शल होता है तो हॉस्पिटल वालों ने जानबूझ के उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए फंसाया होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फॉल्स थ्योरी है। असली थ्योरी यही है जो कि मूवी में दिखाई गई है कि एंड्रयू को ये लोग सब कुछ याद दिला रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये एक तरह से एंड्रयू की ट्रीटमेंट चल रही होती है और इसमें सारे पेशेंट, सारे स्टाफ, सब लोग शामिल होते हैं। और वो जो लेडी उसको रन लिख के देती है वो इसीलिए लिख के देती है कि वो यहाँ से भाग जाए, वरना उसको लोबोटोमाइज कर दिया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस मूवी में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं। ये मूवी मैं आप लोग को बिल्कुल रेकमेंड करूंगी। अगर आप लोग को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मैं आगे और भी मूवीज को एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये पसंद आई तो यस और नो में आप जवाब दे दीजिए कि मैं दोबारा और मूवीज को एक्सप्लेन करूं या नहीं। तो मैं मंथ में 2 या 3 बार कोई ना कोई अच्छी सी मूवी एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। एंड डू लेट मी नो कि किस टाइप की मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद है। फॉर नाउ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी एंड वो ज़्यादा डिफरेंट होगी क्योंकि मेरा एक मिक्स कॉन्टेंट टाइप का चैनल है, राइट। अब ये है कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मैं अक्सर आप लोग के लिए इस तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन लाइक वंस इन 2 वीक्स और वंस इन अ वीक लाती रहूँगी, ठीक है। एंड मुझे एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, सो दैट आई विल गेट टू नो अबाउट यू। आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, नहीं कि यहाँ पे कहीं होगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। मुझे बार बार एक बात पर बताना मतलब बहुत मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है कि मैं किसी से कैसे पहुँचाऊँ अपनी वीडियो पर। कुछ लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है फिर भी उनको तो नहीं चलता कि वीडियो आई है, तो आई डोंट नो क्या केस है। तो आप लोग ऐसा करें कि खुद ही आके 2 दिन में देख लिया करिए कि वीडियो मेरी आई है नहीं, क्योंकि मैं इस बार तो मुझे नहीं पता कि बहुत ज़्यादा ही है। तो फिलहाल के लिए तो यही है कि आप लोग प्लीज देखिए कि वीडियो आई है या नहीं आई है। सो आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अल्लाह हाफिज़, बहुत ख्याल रखिएगा एंड